सो एज फार एज योर पंक्चुएशंस आर कंसर्न, तो आपको इनके नाम और इनका रोल पता होना चाहिए। उससे क्या होगा कि फिर पेपर में अंडरस्टैंडिंग जरा अच्छी हो जाती है। ये जो पहली दो हैं ये मेरे ख्याल से सबसे कॉमन है। आप राइट फ्रॉम योर एकेडमिक कैरियर जब स्टार्ट हुआ होगा तो ये बचपन में सिखा दिया जाता है कि फुल स्टॉप क्या है, कॉमा क्या है, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं या कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो ऐसी पंक्चुएशंस हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। गुड, पेपर में आपको बार बार मिलेंगी। इसलिए जब ये पंक्चुएशंस आए तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ठीक है, मगर ऐसा कि आंसर को लीड नहीं करती। ये समझने के लिए ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट को ब्रेक जब करते हैं आपको पता लगता है कि जुमला खत्म कहाँ पे हुआ है, जुमले को ब्रेक कहाँ पे किया। हाँ, जो बाकी की पंक्चुएशंस हैं वो काफी हद तक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में भी और आंसर फाइंड करने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कोलन एंड सेमी कोलन। कोलन में दो डॉट्स ऊपर नीचे और सेमी में ऊपर एक डॉट नीचे कॉमा। इन दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम सेम है, मगर स्लाइट डिफरेंस है। ये दोनों लिस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं। जब आप बुलेट लिस्ट बनाते हैं, जैसे हेडर लिखते हैं उसके नीचे बुलेट्स बना देते हैं। अगर मैं कहूँ जी यार मुझे बुलेट्स जो है पैराग्राफ फॉर्म में लिख के दें, लिस्ट ना बनाए, तो फिर बेसिकली टेक्स्ट के अंदर आपको कई जगह पे सेमीकोलन नजर आएगा और सेंटेंस के अंदर ऐसे करके उन्होंने कॉमास लगा के एक लिस्ट बनाई हुई थी, इधर कर लो जैसे सेमीकोलन लगा हुआ है, एक वर्ड लिखा या फ्रेज लिखा, फिर ऐसे करके एक लिस्ट बनी होती है। गुड। तो जब भी कोलन आ जाता है इसका मतलब है कि आगे जो सेंटेंसेस हैं वो लिस्ट में हैं, फिर जाके वो फुल स्टॉप पे खत्म कर दो, तो ये एक एक्चुअली लिस्ट बनी होती है। इसी तरह जब सेमीकोलन आता है इसका भी यही काम होता है। ठीक है, इसमें भी लिस्ट बनी होती है सेम। ठीक है, और इसमें कई बार वो मल्टीपल सेमीकोलंस पे लगा देते हैं, मगर कई बार कोलन कॉमास पे लगे होते हैं। उसके अलावा जो सेमीकोलन है इसका एक और काम भी होता है। ठीक है, ये काइंड ऑफ आपके एंड को रिप्लेस करता है। ए एंड ई एंड सुना होगा ना। ठीक है, ये उसकी भी रिप्लेसमेंट होती है। जैसे एक सेंटेंस लिखा, सेमीकोलन लगाया, फिर एक सेंटेंस लिखा। गुड। तो सेमीकोलन के दो यूजेजेस हैं, कोलन का एक है। अब सेमीकोलन का जो ये वाला यूज है इसका सेंस सिर्फ ये बनता है कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक नहीं चेंज होता है इसके अंदर, मगर दोनों में इंफॉर्मेशन चेंज होती है। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये एक इंफॉर्मेशन होती है, ये दूसरी होती है। बजाय इसके कि हम इसको बुलेट्स में लिखें, लिखा सेंटेंस में होता है। ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं कनेक्टेड होते हैं आपस के अंदर। तो कभी कभी आंसर जो है ना इन दोनों को मिला के निकलता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ सेमीकोलन इज देयर सेंटेंसेस के दरमियान में, तो वो एंड की रिप्लेसमेंट तो है ही है, मगर है कि आपने दोनों को फिर देख के तो पढ़ना होता है। दैट इज हाउ द सेमीकोलन इज यूज्ड। फिर उसके बाद आपका आ जाता है हाइफन और डैशेस। ये सब सब सेम लगते हैं, कजन्स ही हैं। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। हाइफन जो है आमतौर पे दो वर्ड्स को जोड़ने में यूज होता है, जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं कायदे आजम, तो कायद और आजम के दरमियान जो वो एक ई लगाते हैं और दोनों से पहले हम डैश लगा देते हैं, वो डैश नहीं तो वो हाइफन होता है, जो कि कायद और आजम को एक वन वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम बोलते हैं कायदे आजम। गुड। इसी तरह जब हमने कल लिसनिंग का पेपर किया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कल हमने ओशन करंट्स की चलिए बात कर लेते, ओशन और करंट्स दो वर्ड्स हैं, तो अगर मैं बीच में एक हाइफन लगा देता हूँ तो फिर ये वन वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइल्स के पेपर में किसी भी वर्ड के अंदर अगर हाइफन लगा हुआ है तो आपने इसको वन वर्ड कंसिडर करना है। ये आंसर लिखने में भी हेल्प करता है, प्लस ये जो पंक्चुएशन है कभी कभी लीड्स टूवर्ड्स दी आंसर्स करते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन की हेल्प से हमें आंसर्स तक रसाई होती है। अच्छा, आप ऐसे कर रहे हो तो आप मतलब कैप्चर करो करके कैप्चर में सारा करते हो। पर जब मैं कर रही थी ना तो आइटम के साथ कुछ चीज थी ना तो दो तीन सारे कैप्चर रॉन्ग हो जाए। चलिए मैं उसका बताता हूँ आपको। मैं बताता हूँ आप कौन से सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे। हाँ, मैंने पहले भी देखा, आप नोट कर लें आप कहीं पे। सारे सॉफ्टवेयर में सारी कन्वेंशंस नहीं डाली हुई हैं। ठीक है, नहीं ठीक होगा, मैं यही तो बता रहा हूँ। इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने वो चीज़ ऐड नहीं की हुई है जिसकी आप बात कर रही हैं। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने, मैंने आपको बताया था, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, इधर आई कांटेक्ट रखें।
इस सॉफ्टवेयर में उन्होंने ये चीज ऐड नहीं की है कि सारे कैप्स करेंगे, उसने बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट वाला उसके अंदर एक फॉर्मूला रखा हुआ है। आइल्स में जब हम मैनुअल पेपर करते हैं या जब हम कंप्यूटर बेस्ड करते हैं, उन्होंने कन्वेंशन सेम रखी है, चेंज कुछ नहीं किया। मगर जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने ये चीजें ऐड नहीं की हुई। अगर आर वहां पे कैपिटल नहीं लिखा और आपने कैपिटल कर दी है तो वो गलत कर रहा है सिस्टम उसको। ठीक है, जबकि एक्चुअल पेपर में ऐसा नहीं है, वहां पे सारी कन्वेंशन ऑलरेडी अलाउड है। ओके, याद रहेगा। ठीक है। हाँ जी, हाइफन वाली बात क्लियर होगी। आगे आगे अब डैशेस। आपके डैशेस बेसिकली रेंज के लिए होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका एंड डैश, एक होता है आपका एंड डैश, और एक आपकी पेरेंथेसिस है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम सेम चल रहा होता है। ठीक है, जो एम डैश है बेसिकली सेंटेंस के दरमियान में आता है, और जो एन डैश है नंबर्स के दरमियान में आता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ 100-200 कर लें, तो ये बेसिकली तो वन वर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। प्लस इसका मतलब है कि 100 से लेके 200 तक जैसे हम लिखते हैं आमतौर पर। तो जो हम डैश डालते हैं बेसिकली वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर्स के दरमियान जब भी डैश आता है इस तरह से, तो ये रेंज रिप्रेजेंट करता है। या जैसे आप डेट लिखते हैं, जैसे आज का डेट है 7, आप 7/05 आगे 25 लिख दें, तो अब यहाँ पे जो डैश है ये इनको कनेक्ट कर रहा है, इसको बस वन वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग इसको हाइफन भी बोल देते हैं। बेसिकली ये नंबर्स के दरमियान जब हम यूज करते हैं तो डैशेस यूज कर रहे होते हैं, तो वो उसको वन वर्ड में कन्वर्ट करता है। तो ये इसके यूजेजेस हैं। ऐसे लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या समझ बन रही है इसकी, ऐसे लिखा है तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। दैट व्हाट यू नीड टू सी। एम डैश होती है, ये आपके सेंटेंसेस के दरमियान आता है। आपको पेरेंथेसिस का यूज आता है, जैसे मैंने एक जुमला लिखा, मैंने ब्रैकेट लगाई, एक और जुमला लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, और फिर जुमला लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। तो जो चीज ब्रैकेट के अंदर होती है वो आमतौर पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे हम उसको लिखते हैं, अजाफी डिटेल्स जिसको हम कहते हैं। तो आपका जो सेंटेंस है वो ऐसे, और उसके बाद ऐसे चल रहा होता है, ये एक एडिड डिटेल होती है जो कि सेंटेंस का पार्ट नहीं होती, मगर उसके अंदर एक डिटेल्स ऐड कर देते हैं। सेम जो आपका एंड डैश है इसका भी यही यूज है, एग्जैक्टली सेम, बस इसमें साइन चेंज हो जाता है। इसमें आप parenthesis की जगह एक डैश लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं। ऐसे अगर कभी लगाओ सेंटेंस के दरमियान तो समझ जाए कि डैशेस के दरमियान में जो इन्फॉर्मेशन है वो एडेड इन्फॉर्मेशन है, वो सेंटेंस का पार्ट नहीं है। अब आइल्स के पेपर में अगर कोई चीज पंक्चुएशन के साथ होती है, ब्रैकेट्स के अंदर होती है, तो आमतौर पे या तो वो आंसर होती है या आंसर के बड़ी करीब तरह कोई चीज होती है, उस लाइन के आसपास आंसर होता है। सो पंक्चुएशन हेल्प्स अ लॉट इन फेचिंग द आंसर। गुड, इसलिए अगर आपको पंक्चुएशंस का पता है तो ये आपको हेल्प आउट करते हैं। ओके हो गया जी। बाकी इसको हम बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स हैं, मगर ये मोर देन और लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरफ इसका माउथ ओपन होता है वो वाली साइड बड़ी होती है। जैसे अगर मैं लिखूं ए और बी, इसकी सेंस बनेगी ए इज लेस देन बी। रीड आपने हमेशा इंग्लिश वाली साइड से करना। और अगर मैं लिखूं ए और ब्रैकेट ऐसे लगा दूं, और सॉरी ब्रैकेट जरा खराब हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं पढ़ूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। पढ़ना आपने हमेशा लेफ्ट से राइट होता है, जिधर ब्रैकेट का मुंह ओपन है वो साइड हमेशा बड़ी होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये वाली आइल्स के पेपर में बहुत काम आती है, मगर अगर कभी आ जाए बी केयरफुल, ये मोर देन और लेस देन को शो करती है। ठीक है, आमतौर पर वो मोर देन और लेस देन का वर्ड यूज करते हैं, so ये जरा रेयर अकरेंस में। कोटेशन मार्क्स आपके आते हैं बहुत दफा, जिसमें आपकी मैचिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें किसने क्या कहा क्या किया। तो जो बात होती है वो अगर कोट्स में लिखी हुई है तो वो किसी ना किसी पर्सन के एज इट इज वर्ड्स होते हैं जो राइटर ने पेस्ट किए होते हैं वहां पे। तो ये आपको हेल्प आउट करता है आंसर निकालने में। अपोस्ट्रोफी आमतौर पे पोजेशंस को शो करता है, जैसे हम पर्सन्स लिखते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, ज्यादा की बात करें तो नो अपोस्ट्रोफी, एक ही बात करें तो अपोस्ट्रोफी लगाते तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। स्लैशेस आपके जो है ये और के तौर पे यूज होते हैं, ओ आर और। ठीक है, ये आपने याद रखना है इसका क्या मतलब है। जैसे सेमीकोलन का मैंने बताया कि एंड की रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन मार्क आई थिंक यू ऑलरेडी नो, आई नो नीड टू टेल। इलिप्सिस आपके पेपर में कभी कभी आ जाता है। इलिप्सिस का मतलब होता है टू बी कंटिन्यू, ये हमेशा 3 डॉट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के एंड पे। ऐसे लिखा है जिसका टू बी कंटिन्यू। स्टेरिक आमतौर पे आपके पेपर में फुट नोट्स के लिए यूज करते हैं।
अगर कभी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और किसी वर्ड पे उन्होंने छोटा सा स्टेरिक लगाई है, स्टार लगाया हुआ है, तो हमेशा आपके टेक्स्ट के एंड पे या उस पेज के नीचे उसका मीनिंग लिखा होता है। ये आर्ट्स के पेपर में क्वाइट कॉमन, काफी टेक्स्ट में आपको ये वाली कन्वेंशन मिलेगी। ठीक है। तो कभी कभी कुछ वर्ड्स या कुछ चीज ऐसी वो बता देते हैं जिसको वो खुद डिफाइन करना चाहते हैं, तो उस वर्ड के साथ एक स्टेरिक लगा होगा। ठीक है। या उस वर्ड पे छोटा सा वन लिखा होगा या ए लिखा होगा, वो भी ये वाला काम कर रहे होते हैं। आमतौर पे स्टेरिक यूज करते हैं। So whenever the static is there, it is understood कि इस वाले वर्ड की या इस वाली लाइन की एक एडिशनल डिटेल टेक्स्ट के बिल्कुल एंड पे है, बॉटम पे है। ठीक है, वो आपने वहां से जरूर पढ़नी है, उससे आपको हेल्प हो जाती है। अभी मेरे ख्याल में मैंने 2-3 हफ्ते पहले जो एक टेस्ट किया था उसमें ये वाला चीज मैंने देखी थी। अ पर्सन इज यूज फॉर एंड अगेन, ये एक और रिप्रेजेंटेशन है आपके आइल्स के पेपर में, ये भी बहुत कॉमन है, लिसनिंग में रीडिंग में ही आता है। और ये तो सिंपल है, बुलेट पॉइंट्स तो किसी तरह से भी आ सकते हैं। ये लिखा हुआ है, यहाँ एरो बने हुए हैं, यहाँ सिंपल डैशेस ऐसे लगे हुए हैं, अगर ऐसे आ जाएगा तो वो फिर बुलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये वाली जो कन्वेंशन है ये जीटी के पेपर में बहुत कॉमन। ठीक है। ये एकेडमिक के पेपर में कम आती है, मगर जीटी में काफी ज्यादा आती है, क्योंकि उनके जो पहले 2-3 पैसेजेस हैं उसमें अक्सर बुलेट्स बना के वो देते हैं, तो वो फिर यहाँ तो डॉट लगा देते हैं या डैशेस लगा के इसको बुलेट फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये ओवरऑल कह लें कि पंक्चुएशंस और भी हैं, मगर आइल्स के पेपर में ये यूज होती है। गुड। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब जो ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा है, ये कुछ 6-7 पेज का डॉक्यूमेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पीछे करूं, तो हर उसका पंक्चुएशन का नाम, उसका साइन, उसका मीनिंग और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स इस डॉक्यूमेंट में मैंने शेयर की हुई हैं। ठीक है। आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ताकि जब पेपर आप कोई सॉल्व करें तो यू नो कि कहाँ पे क्या चीज। हाँ जी, इस पेपर को खोल के पढ़ेंगे, देखेंगे इसको, पक्का, प्रॉमिस। ऐसा तो नहीं होगा हम भेज देंगे और आप इसको कहेंगे ये क्या भेज दिया है, इसको डिलीट करो, ऐसा तो नहीं करेंगे। अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ, डिलीट तो नहीं करते, उसको कहीं ऐसे सेव कर दे कि कभी बाहर ना आ जाए बस। और जी पंक्चुएशन की बात होगी होगी। एनी क्वेश्चन ऑन द पंक्चुएशन? ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर तक जो है ना आपको हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो बस ये 2-3 दफा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस में लेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है।